बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो पहले तो मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करती है और बाद में उसकी जगह खुद ले लेती है, यानी सहयोगी को कमजोर कर खुद को मजबूत बनाती है। और इसी फॉर्मूले से बीजेपी पूरे देश में तेजी से फैली, महाराष्ट्र में भी तीसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच गई और अब अपनी इस पोजीशन को बचाने के लिए वो सहयोगियों को लगातार कमजोर करती दिखाई दे रही है। बात चाहे शिवसेना की हो या फिर एनसीपी की, दोनों ही दल बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद लगातार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं, वहीं एनसीपी में तो बड़ी टूट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक बगावत करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी जब तक अजीत पवार जीवित रहे वो गठबंधन में रहते हुए बीजेपी का सामना करते रहे। लेकिन अजीत के जाते ही अब बीजेपी की नजर अजीत पवार के मराठा वोट बैंक पर टिक गई है, जिसका नुकसान एनसीपी को होता दिखाई भी दे रहा है और अब पार्टी टूटती हुई दिख रही है। तो एनसीपी में होने वाली इसी भगदड़ को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सवाल है कि क्या एनसीपी एक बार फिर टूटने वाली है? क्या अजीत पवार के साथ आए हुए लोग अपनी घर वापसी यानी शरद पवार के पास लौटने की तैयारी में हैं? कुछ दिन पहले सुनील तटकरे से मुलाकात करने के बाद जब शरद पवार ने रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पार्टी की बैठक बुलाई तो इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया और एनसीपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस खबर ने बीजेपी को झटका तो दिया ही, साथ ही बीजेपी खेमे में चिंता भी बढ़ा दी। दरअसल दावा किया गया है कि अजीत पवार की पार्टी के 25 विधायक शरद पवार की एनसीपी यानी एनसीपी-एसपी के संपर्क में हैं और यह संख्या जल्दी ही बढ़कर 30 के पार भी जा सकती है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को यह बात सुनकर झटका क्यों लगा है? तो इस चिंता की वजह यह है कि अपने सहयोगी को कमजोर करने की नीति पर काम करने वाली बीजेपी अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी को तोड़ने में लगी हुई है। यहां तक कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने दावा भी किया था कि बीजेपी सेंधमारी में लगी हुई। लेकिन अब खबर आ रही है कि एनसीपी के विधायक तो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की मंशा को समझ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि मराठा वोट बैंक बीजेपी के पास चला जाए। ऐसे में अगर ऐसा होता है यानी एनसीपी के नेता घर वापसी करते हैं तो इसे बीजेपी की कोशिश पर पानी फिरना ही माना जाएगा। इसलिए जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा वैसे ही बीजेपी को करारा झटका लग गया। तो अब सवाल एक ये भी है कि अगर एनसीपी एक हो भी जाती है यानी एनसीपी के नेता घर वापसी कर लेते हैं तो फिर बीजेपी को क्या नुकसान होगा? क्योंकि सरकार को तो कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत के करीब है महाराष्ट्र में। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा 145 है। 2024 के हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 132 सीटें जीती, यानी सिर्फ 13 की कमी है। लेकिन उसके साथ शिवसेना शिंदे भी हैं जिनके पास हैं 57 सीटें, वहीं एनसीपी के पास हैं 41। ऐसे में अगर एनसीपी के सारे विधायक भी चले जाएं तो बीजेपी की सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी बीजेपी परेशान है। क्यों? तो इसकी वजह है शिंदे। अगर अजीत गुट एनडीए से दूर हुआ तो एक बार फिर शिंदे का दबदबा बढ़ जाएगा। वो बीजेपी पर ठीक उसी तरह दबाव बनाने लगेंगे जैसे कि अजीत गुट के बीजेपी से हाथ मिलाने से पहले बनाया करते थे। यानी शिंदे एक बार फिर से बीजेपी से सीएम पद की सौदेबाजी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं शिंदे का कद जिस तरह से बढ़ रहा था उससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही थी और इसीलिए शिंदे को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी ने एनसीपी तोड़ी थी और अजीत को अपने साथ ले आई थी, जिससे शिंदे पर दबाव बढ़ गया क्योंकि बीजेपी ने बता दिया था कि अब उसे शिंदे की जरूरत नहीं है। नतीजा यह हुआ कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा तो शिंदे के चेहरे पर गया था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और शिंदे भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। बीजेपी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अगर वो समर्थन वापस भी लेते एनडीए से तो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला था, क्योंकि बीजेपी के पास अजीत का समर्थन था। इसीलिए शिंदे ने सारे हथियार डाल दिए और उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जब खबर है कि एनसीपी में एक बार फिर बगावत हो सकती है, घर वापसी हो सकती है एनसीपी के नेताओं की, तो शिंदे गुट भी एक्टिव हो गया है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वो फिर से उसी जगह पहुंच रही है जहां से उसने महाराष्ट्र में शुरुआत की थी और अब अगर शिंदे की शर्तें बीजेपी ने नहीं मानी तो वो बगावत कर सकते हैं और फिर जरूर सरकार मुश्किल में आ जाएगी।
अब बीजेपी क्यों परेशान है या उसके लिए ये क्यों झटका, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि एनसीपी एक होने वाली है, इस चिंगारी को हवा कहां से मिली। दरअसल हुआ यूं कि अजीत पवार के निधन के बाद से ही पार्टी में खलबली मच गई है। सुनेत्रा के नेतृत्व से पार्टी नेता खुश नहीं है और इस पर मोहर तब लगी जब सुनील तटकरे ने कहा था कि अजीत पवार के जीवित रहते दोनों ही गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। तटकरे ने यह भी कहा था कि हमारा फर्ज है कि हम सुनेत्रा पवार की अगुवाई में अजीत दादा के सपनों वाली एनसीपी को आगे बढ़ाएं, हम ये काम पूरे पक्के इरादे के साथ करेंगे। यानी अजीत के निधन के बाद से पार्टी के दिग्गज चाहते हैं कि एनसीपी एकजुट हो जाए, लेकिन बीजेपी के दबाव में सुनेत्रा इसके लिए राजी नहीं है, जिससे पार्टी में खींचतान चल रही है। और इस बीच एक पत्र सामने आ गया जो सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को भेजा था। इस पत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पदों का उल्लेख नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए। उस पत्र में क्या था, अब ये भी जान लेते हैं। तो उस पत्र में सुनेत्रा पवार ने भारत निर्वाचन आयोग को पार्टी पदाधिकारियों की एक नई सूची भेजी थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस सूची में पार्टी के दिग्गज नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, छगन भुजबल के नामों के आगे उनके संगठनात्मक पदों का उल्लेख नहीं किया गया था। सुनेत्रा पवार ने इन पदाधिकारियों को हटाकर अपने बेटों जय पवार और पार्थ पवार को पार्टी में पदाधिकारी बता दिया और इस एक पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। सुनेत्रा पवार का पत्र सामने आने के बाद पूरे दिन ऐसी चर्चाएं भी चलती रहीं कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पद से हटा दिया गया और इसके बाद अचानक खबर आई कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार से उनके सिल्वर ओक निवास पर मुलाकात की। हालांकि तटकरे ने इस मुलाकात को लेकर यह कहा कि यह मुलाकात केवल शरद पवार की तबीयत का हालचाल जानने के लिए थी और इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि एनसीपी में टूट के बाद पहली बार करीब 3 साल बाद सुनील तटकरे शरद पवार के निवास सिल्वर ओक पहुंचे और इसी वजह से इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाने लगा। इसी बीच तटकरे की शरद पवार से मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया और इन अटकलों को हवा तब ज्यादा मिली जब सुनील तटकरे ने इस मुलाकात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर खुद साझा की। उन्होंने लिखा, शरद पवार पिछले 6 दशकों से देश की राजनीति में अहम योगदान दे रहे हैं। मैंने लंबे समय तक उनके मार्गदर्शन में काम किया है और मेरी राजनीतिक यात्रा में उनका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनसे मिलना और स्वास्थ्य की जानकारी लेना राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। हालांकि तटकरे ने कहा कि मुलाकात के दौरान किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि उनकी कार्यक्षमता आज भी पहले जैसी ही है। अब उनके इस पोस्ट के बाद चर्चा चल पड़ी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है और इस मुलाकात की खबर ने फूट की खबरों को हवा दे दी। और अब जब उस मुलाकात के बाद शरद पवार ने बैठक की है और बैठक की जानकारी देते हुए शशिकांत दुबे ने कहा है कि पवार के नेतृत्व में पार्टी को एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में तैयार करने के लिए सांसदों, विधायकों, चुनाव लड़ चुके नेताओं, पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। तो उसके बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार गुट के एक बार फिर साथ आने की चर्चा ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ला दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।